हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पाठ्यक्रम 501 का ब्लॉक 3। भारत में प्रारंभिक शिक्षा एक सामाजिक सांस्कृतिक परिपेक्ष। ब्लॉक 3 समसामयिकी संदर्भ में भारत में प्रारंभिक शिक्षा भाग सेकेंड। तो ब्लॉक 3 जो है वो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ब्लॉक 2 में जितनी इकाइयाँ थी वो हम लोगों ने पढ़ ली है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्लॉक 3 को, और इसमें भी हम लोग को 3 इकाइयाँ पढ़नी है। इकाई 8, 9 और 10, 7 इकाइयाँ हम लोगों ने कंप्लीट कर ली हैं। जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिए, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो आज की जो हमारी इकाई 8 है, इसमें हम लोगों को पढ़ना है, हेडिंग है आपका प्रारंभिक शिक्षा के प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तरों से संबंधित शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे और समस्याएं। प्रारंभिक शिक्षा का सार्वत्रिकीकरण हमें बोध कराता है कि हमें पाठचर्या के कार्य क्षेत्र को और अधिक व्यापक बनाने की आवश्यकता है, जिसमें विभिन्न संस्कृतियों की समृद्ध विरासत तथा विविधता सम्मिलित है। स्वाभिमान और नैतिक मूल्य शास्त्र का विकास तथा बच्चों में सृजनात्मकता उत्पन्न करने की आवश्यकता मुख्य रूप से महत्वपूर्ण है। तथापि इस संदर्भ में निम्नलिखित मुद्दों और समस्याओं पर गहनता से विचार करने की आवश्यकता है। पहली क्या है कि पाठचर्या परिरूप। वर्तमान संदर्भ में कुछ नई घटनाओं तथा मामले उभर कर सामने आए हैं, जिनके प्रति पाठचर्या का संवेदनशील होना अनिवार्य है। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है सभी बच्चों को ऐसे कार्यक्रम के द्वारा विद्यालय में सम्मिलित करना तथा बनाए रखना जो प्रत्येक बच्चे के महत्व को समझें तथा उसका समर्थन करें, सभी बच्चों को गौरव का अनुभव कराएं तथा उनमें अधिगम के लिए आत्मविश्वास जागृत करें। सभी बच्चों को, चाहे वे किसी भी आर्थिक तथा सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हों और जिनमें किसी भी प्रकार की शारीरिक, मनोवैज्ञानिक तथा बौद्धिक लक्षणों संबंधी विविधता हो, आश्वासन मिले कि वे प्रारंभिक स्तर पर भली भांति सीख सकते हैं तथा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। क्रमबद्ध सुधार। हमारे देश में प्रचलित शिक्षा पद्धति कुछ ऐसी है जो मुख्यतः उन व्यक्तियों को प्रोत्साहित करती है जिनमें पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु को याद करने और उसके अनुकूल उत्तर देने की क्षमता है, न कि उनको जो सृजनात्मक रूप से उत्तर दे सकते हैं। इस मार्ग में शैक्षिक गंभीरता की कमी है, इसके अतिरिक्त इससे केवल एक बात की माप होती है कि विद्यार्थी ने कितनी अच्छी प्रकार से किसी विषय वस्तु को याद कर लिया है। हमारा समाज भी ऐसे विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करता है जो परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त करते हैं, उनको नहीं जो अपने ज्ञान का प्रयोग दैनिक क्रियाकलाप में करते हैं। तो यह आज की कड़ी सच्चाई है कि जिस बच्चे के नंबर अच्छे हैं, आज का समाज उस बच्चे को ही अच्छा मानता है। ये नहीं देखता है कि किसी बच्चे को कितना डीपली नॉलेज है, कितना नॉलेज है या कितना वो सृजनात्मक है। सिर्फ आज का समाज क्या देखता है कि किसी भी बच्चे ने किसी भी चीज़ को कितनी अच्छी तरीके से रट लिया है। तो आज का समाज इस तरीके का है। शिक्षा के द्वारा उन मूल्यों और सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए या बल देना चाहिए जो कि बच्चे की जीविका तथा उसके जीवन में सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण व अनिवार्य है। तो इन सब चीज़ों से हटकर हमें ये ध्यान देना चाहिए कि कोई भी बच्चा कितना सृजनात्मक है, उस बच्चे की जीविका तथा उसके जीवन में सफलता के लिए क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं और क्या चीज़ें अनिवार्य है, क्या वे चीज़ें उस विद्यार्थी के अंदर हैं या नहीं हैं। तो समाज को इन सब दृष्टियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, सिवाय इसके कि किसी बच्चे में रटंत विद्या कितनी है। अगला क्या है, पंचायती राज संस्थाएं। ये संस्थाएं हमारी शिक्षा प्रणाली में नौकरशाही की जकड़ को कम करने का अवसर देती हैं, अध्यापकों को अधिक उत्तरदायी बनाती हैं और अध्यापकों को अधिक स्वायत्तता तथा बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती हैं। ये संस्थाएं अपने चारों ओर की जीवन और दुनिया को भी देखती रहती हैं। जब भी अपने प्रश्नों को अध्यापकों के पास लाती हैं, इससे पाठचर्या को बल मिलता है तथा इसमें अधिक सृजनात्मकता आती है। ऐसे सुधार व्यापक रूप से सर्वमान्य पाठचर्यात्मक सिद्धांतों जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर तथा स्थानिक से वैश्विक की ओर जाना की प्रक्रिया को सुगम बना सकते हैं। विवेचनात्मक अध्यापन। विवेचनात्मक अध्यापन इस बात को महत्वपूर्ण मानता है कि शिक्षा किस प्रकार व्यक्ति को उन उपकरणों से अलंकृत करे जिससे वह अपने जीवन को अच्छा बना सके, लोकतंत्र को मजबूती प्रदान कर सके, एक अधिक समतावादी तथा न्यायप्रिय समाज का निर्माण कर सके तथा इस प्रकार शिक्षा का प्रयोग क्रमिक सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में कर सकें। विवेचनात्मक अध्यापन के अंतर्गत अध्यापन और अधिगम के मध्य संबंध सम्मिलित होते हैं। ये पहले से सीखे गए
को छोड़ने, सीखने तथा पुनः सीखने, चिंतन करने तथा मूल्यांकन करने एवं विद्यार्थियों पर इनके प्रभाव को आंकने की सतत प्रक्रिया है। पाठचर्यात्मक मामले, पर्यावरण संरक्षण। पिछली शताब्दी में नए प्रौद्योगिकी विकल्पों और जीवन शैलियों के आविर्भाव के फलस्वरूप पर्यावरण अपहरण हुआ है और धनवान और निर्धन के मध्य का अंतर और अधिक बढ़ गया है। हमारा यह दायित्व तथा कर्तव्य है कि हम पर्यावरण का पोषण करें, इसे सुरक्षित रखें। पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का एक महत्वपूर्ण घटक था। विद्यार्थियों को पर्यावरण के प्रति सुग्राही बनाना तथा इसकी सुरक्षा पर बल देना अब भी एक मुख्य मामला है। बच्चे की विद्यालय के अंदर अधिगम और उसके ज्ञान और उसके विद्यालय के बाहर के जीवन के संबंध स्थापित करने के लिए एक चेतन प्रयास की आवश्यकता है। शांति के लिए शिक्षा। आज हम हिंसा के एक अभूतपूर्व दौर से गुजर रहे हैं जो स्थानिक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा वैश्विक सभी स्तरों पर व्याप्त है। आप इस बात से भली भांति परिचित होंगे कि एक अशांत, विक्षुब्ध प्राकृतिक अथवा मनोसामाजिक वातावरण प्रायः मानव संबंधों में तनाव उत्पन्न करता है, जिससे असहनशीलता, अनुदारता तथा द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का सही विकास शांति व सद्भाव के वातावरण में हो सकता है। शिक्षा व्यक्ति में वह सामर्थ्य उत्पन्न करती है जिससे वह जीवन दर्शन के रूप में शांति का वर्णन करे और जिससे व्यक्ति द्वंद्व का मूक दर्शन न बनकर उसके प्रबंधक बने। तो ये जो यहाँ पे लाइन थी कि शिक्षा व्यक्ति में वह सामर्थ्य उत्पन्न कर सकती है जिससे वह जीवन दर्शन के रूप में शांति का वर्णन करे और जिससे व्यक्ति द्वंद्व का मूक दर्शक ना बन सके, उसका प्रबंधक बने। तो इस प्रकार की लाइनें भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं और पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये जो इस टाइप की लाइनें होती हैं, इन पर ज़्यादा अपना फोकस किया करिए क्योंकि लाइनों से भी क्वेश्चन बन के आते हैं। लोकतंत्र क्या है? एक जीवन शैली के रूप में भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को न्याय, समानता तथा स्वतंत्रता का आश्वासन देता है। लोकतंत्र एक ऐसे नागरिक की अपेक्षा करता है तथा निर्माण भी करता है जो अपनी स्वयं की स्वायत्तता की खोज में रहता है और दूसरों के इस अधिकार का सम्मान भी करता है। शिक्षा ऐसे नागरिकों का निर्माण करे जो अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों के प्रति सचेत हो और संविधान में सन्निहित सिद्धांतों के प्रति वचनबद्ध रहे। शिक्षा शास्त्रीय विचार एवं मामले। पाठचर्या में अध्यापन संबंधी घटक को 80% की वरीयता दी गई है। पाठचर्या में बाल केंद्रित, क्रियाकलाप आधारित तथा सहकारी उपागमों द्वारा अध्यापन पर काफ़ी बल दिया गया है। प्रशिक्षार्थी के विद्यालय विषयों की विषय वस्तु को संपन्न करना भी पाठचर्या का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। शिक्षा में गुणवत्ता का संबंध जीवन के सभी आयामों में जीवन की गुणवत्ता से है। वर्तमान की सुरक्षा व शांति के लिए सरोकार, लोकतांत्रिक नागरिकता तथा सामाजिक परिवर्तन की ओर प्रवृत्ति गुणवत्ता के अनिवार्य घटक भी हैं। प्राथमिक स्तर पर विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ के आवश्यक पहलू। राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 भारत में विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत सिलेबस, पाठ्यपुस्तकें तथा अध्यापन विधियां तैयार करने के लिए एक ढांचा प्रदान करती है। ये दस्तावेज शिक्षा पर इससे पूर्व दी गई रिपोर्टों जैसे लर्निंग विदाउट बर्डन यानी कि बिना बोझ के सीखना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, 1992 तथा फोकस समूह की चर्चा पर आधारित है। राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 का उपागम तथा इसकी अनुशंसाएं समस्त शिक्षा प्रणाली के लिए संगत हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो एनसीएफ 2005 सर्वांगीण सुधार, परिप्रेक्ष्य, अधिगम तथा ज्ञान, पाठचर्या क्षेत्र, विद्यालय स्तर का मूल्यांकन और विद्यालय और कक्षा वातावरण। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकरण हेतु भारतीय संसद ने एक विधेयक पारित किया जिसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कहा जाता है। इस अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। तो ध्यान रखिए अधिनियम आया कब? तो 2009 में आया, लेकिन अगर पूछा जाए ये अधिनियम लागू कब किया गया तो 1 अप्रैल 2010 को इसको लागू किया गया था। प्रारंभिक शिक्षा में नए दबाव क्षेत्र निम्नलिखित बातों पर बल देते हैं जैसे कि शाब्दिक अभिगमता तथा पंजीयन, 14 वर्ष तक के बच्चों का विद्यालय में अवधारण, शिक्षा की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार ताकि बच्चे अनिवार्य अधिगम स्तरों को प्राप्त कर सकें। प्रारंभिक विद्यालय के अध्यापक के रूप में आपको इन मूल प्रश्नों से अवगत होना चाहिए जो एनसीएफ में संबोधित किए गए हैं।
ये प्रश्न क्या है तो देख लीजिए। पहला ये है कि वे कौन से शैक्षिक प्रयोजन हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए विद्यालयों को प्रयास करना चाहिए। वे कौन से शैक्षिक अनुभव हैं जिन्हें प्रदान करने के लिए किए जाने से उन प्रयोजनों की प्राप्ति हो सकती है। तीसरा है इन शैक्षिक अनुभवों को किस प्रकार सार्थक रूप से आयोजित किया जा सकता है। और चौथा है हम कैसे सुनिश्चित करें कि इन शैक्षिक प्रयोजनों की वास्तव में प्राप्ति हो गई है। देश शैक्षिक प्रावधान जो राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 में प्रस्तावित है और प्रारंभिक शिक्षक के रूप में आपके लिए प्रत्यक्ष रूप में संगत है, नीचे दिए गए हैं। जैसे कि सेवा पूर्व अध्यापक प्रशिक्षण, सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण विभिन्न स्तरों पर। तो सेवा पूर्व अध्यापक प्रशिक्षण जो है वो विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रकार की संस्थाएं। सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण क्या है तो विद्यालय अध्यापकों का व्यापक अभिमुखीकरण कार्यक्रम यानी कि पीमोस्ट कार्यक्रम और प्राथमिक अध्यापकों का विशेष अभिमुखीकरण कार्यक्रम यानी कि SOPT कार्यक्रम। तो इस तरीके से सेवा पूर्व अध्यापक प्रशिक्षण होता है और सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण इनके माध्यम से कराए जाते हैं। सेवा पूर्व अध्यापक प्रशिक्षण क्या है? सभी मान्यताएं प्राप्त विद्यालयों के अध्यापकों के व्यावसायिक कौशल का निर्धारण राज्य सरकार, राज्य शिक्षा विभागों तथा जांच संस्थाओं के नियमों व अधिनियम के द्वारा किया जाता है। व्यवसायिक तथा सांविधिक कौशलों का स्तर कैसे हुई उस पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक तथा व्यावसायिक योग्यताओं के रूप में निश्चित किया जाता है और किसी संस्था को मान्यता तथा संबद्धता प्रदान करते समय इन्हीं का ख्याल रखा जाता है। अतः विभिन्न प्रकार की संस्थाओं जो पब्लिक तथा निजी क्षेत्रों में स्थापित की जाती हैं को राज्य द्वारा निर्धारित इन निष्कर्षों का पालन करना पड़ता है। अध्यापकों का प्रारंभिक प्रशिक्षण यानी कि सेवा पूर्व अध्यापक प्रशिक्षण निम्नलिखित 3 स्तरों पर आयोजित किया जाता है। पहला क्या है? विद्यालय पूर्व अध्यापक शिक्षा, दूसरा प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा और तीसरा है माध्यमिक अध्यापक शिक्षा। प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा का आयोजन उन अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए किया जाता है जिन्होंने 1 से 5 तक की प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाना है। प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाएं 3 प्रकार की हैं, जैसे कि राजकीय, निजी सहायता प्राप्त तथा निजी गैर सहायता प्राप्त। कुछ वर्ष पूर्व सभी राज्यों में प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा के लिए जिला शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि डाइट्स की स्थापना की गई है। इन संस्थाओं यानी कि डाइट्स की विशेषता यह है कि सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ ये अध्यापकों को सेवाकालीन शिक्षा भी प्रदान करती हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डाइट्स में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है तो इनकी 2 खासियत हैं। एक तो ये कि ये सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा प्रदान करती हैं, इसके साथ ही साथ ये अध्यापकों को सेवाकालीन शिक्षा भी प्रदान करती हैं। अध्यापकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के संदर्भ में प्रारंभिक विद्यालय अध्यापकों तक अपनी पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य भारत सरकार ने अध्यापकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण की एक राष्ट्रीय योजना का निर्माण किया था। इसके अंतर्गत आयोजित निम्नलिखित कार्यक्रम थे, जैसे कि विद्यालय अध्यापकों का व्यापक अभिमुखीकरण कार्यक्रम यानी कि पीमोस्ट। इस योजना के उद्देश्य थे शिक्षा में उभरते सरोकारों के प्रति अध्यापकों में सुग्राह्यता उत्पन्न करना, प्रारंभिक शिक्षा का सादरीकरण, अध्येता केंद्रित उपागम का प्रयोग करना, क्रियात्मक शोध, अध्यापकों की उभरती भूमिकाएं तथा दायित्व, पाठचर्यात्मक क्षेत्रों में उनके ज्ञान संवर्धन तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अंकित अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र। यह एक 10 दिवसीय कार्यक्रम था जो 1986 से 1990 तक चला था तथा जिसकी सहायता से 18 लाख अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया गया। यह कार्यक्रम NCERT द्वारा विभिन्न राज्यों में SCERT के सहयोग से चलाया गया। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकरण की प्राप्ति संबंधी योजना के एक अंश के रूप में प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु प्राथमिक विद्यालय अध्यापकों के लिए एक विशेष अभिमुखीकरण कार्यक्रम की वर्ष 1993-94 में आरंभ किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य फोकस था प्राथमिक अवस्था के लिए निर्धारित अधिगम के न्यूनतम स्तरों का कार्यान्वयन, प्राथमिक विद्यालय अध्यापकों को दी गई ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड सामग्री का उपयोग, अध्यापन में बाल केंद्रीय उपागम को अपनाने के लिए अध्यापकों को प्रोत्साहित करना। इस कार्यक्रम में प्रतिवर्ष 4.5 लाख अध्यापकों को प्रशिक्षित करना निर्धारित किया गया। पिछले कुछ वर्षों में व्यापक अभिमुखीकरण की दोनों योजनाओं के माध्यम से लगभग 20 लाख अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। विशेष आवश्यकता के लिए अध्यापक प्रशिक्षण तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल शिक्षा के लिए NCERT ने एक प्रावधान रखा है कि सभी अध्यापकों व शिक्षा अधिकारियों को इन बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित किया जाए। इसका बल सामान्य अध्यापकों को तैयार करना था, परंतु इसके साथ ही साथ
कक्षा में व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल देते हुए प्राथमिक विद्यालयों को समावेशी विद्यालयों में परिवर्तित करने की दिशा में आगे बढ़ाना था। वे अध्यापक जिनकी नियुक्ति विशेष विद्यालयों में हुई है, अधिकांशतः एकल अक्षमता विद्यालय हैं और कुछ बहु आवश्यकता विद्यालय भी हैं। उनका प्रशिक्षण राष्ट्रीय विकलांगता संस्था में हुआ है। इसके अतिरिक्त कुछ गैर सरकारी संगठन भी हैं जो भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। अब कुछ विश्वविद्यालयों ने भी विशेष शिक्षा में बीएड तथा एमएड कार्यक्रम आरंभ कर दिए हैं। प्रारंभिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा के लिए पाठचर्या। एक प्राथमिक अध्यापक विशेषतः पहली 3 कक्षाओं को मुक्तः लिखना, पढ़ना, अंकगणित तथा जीवन कौशलों का अध्ययन कराता है। इसके अतिरिक्त अध्यापक से यह अपेक्षा होती है कि बच्चे के विकास तथा वृद्धि की प्रक्रिया से अवगत हो तथा यह भी जानता हो कि बच्चा कैसे सीख सकता है। प्राथमिक अध्यापक शिक्षा का विकास राज्य सरकारों अध्यापक शिक्षा राज्य बोर्ड द्वारा किया जाता है तथा समय समय पर इसका पुनर्निरीक्षण भी करता है। एनसीईआरटी ने प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रतिरूप पाठचर्या का विकास किया है। प्रशिक्षण के लिए संस्थागत आधिकारिक सुविधाएं जैसे कि अध्यापकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण हेतु मूल्य आधारित सुविधाएं केंद्रीय, राज्य, क्षेत्रीय, जिला तथा उप जिला स्तरों पर विद्यमान होता है। राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी संस्थाएं हैं एनसीईआरटी, एनयूईपीए, केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद तथा केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर। क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान है जो देश के 4 क्षेत्र उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी तथा दक्षिणी क्षेत्रों में स्थित है। हाल ही में एक और क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान शिलांग में स्थापित किया गया जिसका कार्यक्षेत्र भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र राज्य हैं। राज्य स्तर पर एनसीईआरटी, जिला स्तर पर जिला शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि डाइस तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण संस्थान जो हैं वो मौजूद है। अध्यापकों की भर्ती। विभिन्न राज्य अलग अलग भर्ती संबंधी प्रक्रियाओं का अनुसरण करते हैं। प्रायः अध्यापकों की भर्ती एक प्रतियोगिता परीक्षा में प्रत्याशित के निष्पादन के आधार पर की जाती है। तथापि कुछ राज्यों में भर्ती का आधार प्रत्याशी की शैक्षणिक तथा सांविधिक पृष्ठभूमि भी होती है। किसी प्रत्याशी की मेरिट का निर्धारण प्रत्याशी द्वारा उत्तीर्ण की गई परीक्षाओं तथा अध्यापन अनुभव के आधार पर किया जाता है। कुछ अन्य राज्यों में दोनों प्रविधियों अर्थात प्रतियोगिता परीक्षा में निष्पादन तथा शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर बनी मेरिट को अपनाया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ वरीयता प्रत्याशी की मौखिक परीक्षा को दी जाती है। प्रारंभिक अध्यापकों शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा पाठचर्या फ्रेमवर्क यानी कि NCFTE 2009 प्रमुख पक्ष। अच्छे अध्यापक शिक्षा अच्छे अध्यापकों का निर्माण करेगी। ये अध्यापक विद्यार्थियों को एक अच्छी शिक्षा प्रदान करेंगे और विद्यालय में गुणवत्ता शिक्षा के लिए सुधार आएगा। अवस्था 1 क्या है? तो प्राथमिक स्तर के लिए अध्यापक शिक्षा यानी कि कक्षा 1 से 5 और प्राथमिक स्तर के लिए अध्यापक शिक्षा कक्षा 6 से 8 तक। स्तर 1 प्राथमिक स्तर के लिए अध्यापक शिक्षा कक्षा 1 से 5 तक। तो तर्काधार क्या है इसका? अध्यापक की रूपरेखा अध्यापन का विशेषज्ञ से हटकर अधिगम का सुसाध्य के रूप में परिवर्तित होती जा रही। अतः राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा पाठचर्या फ्रेमवर्क में प्रारंभिक शिक्षा के लिए एक लचीला ढांचा प्रस्तुत किया है जिसमें स्थानीय वातावरण के साथ अनुकूलन की काफ़ी गुंजाइश है। पाठचर्या तथा विषय वस्तु की क्या है? पाठ्यक्रम और विषय वस्तु क्या है? तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा पाठचर्या फ्रेमवर्क में उल्लेखित विकासशील भारतीय समाज नामक पाठ्यक्रम में उन दबाव क्षेत्रों को ध्यान में रखा गया है जो NCF 2005 में सुझाए गए हैं, जैसे विद्यालयों जैसे बच्चों के अधिकार, मानव अधिकार, शिक्षा मूल्य और उनकी सामान्य विशेषताएं, देश में शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विकास के परिप्रेक्ष्य, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी समेत विभिन्न क्षेत्रों में विकास प्रक्रिया की महत्वपूर्ण घटनाएं इत्यादि। इनका उद्देश्य अध्यापक को उन प्रासंगिक यथार्थताओं से अवगत कराना है जिनमें उसे कार्य करना है। विद्यालय संगठन तथा प्राथमिक विद्यालय विषयों तथा शिक्षात्मक विश्लेषण भी अनिवार्य है क्योंकि ये एक अध्यापक के रूप में कार्य करने के लिए ठोस आधार प्रस्तुत करते हैं। प्रशिक्षण की बात करें तो प्रशिक्षण कार्यक्रम में सिद्धांत और व्यवहार के संगठन से उनके मध्य अर्थपूर्ण और अन्योन्य क्रियात्मक संबंध स्थापित होते हैं। अधिगम के पाठचर्यात्मक क्षेत्रों तथा बाह्य वातावरण के मध्य स्थापित किया गया है। अध्यापकों को अपने व्यवसाय में बहुत सी समस्याओं से जूझना पड़ता है।
अतः उन तरीके से के जिससे अध्यापक मुद्दों को संबोधित करते हैं तथा अपनी समस्याओं को सुलझाते सुधारने के लिए प्रशिक्षण में क्रियात्मक स्रोत का समावेशन जो है वो किया गया है। पाठचर्या संचालन। तो पाठचर्या संपादन के तीनों घटकों यानी कि सिद्धांत, शिक्षण शास्त्र, प्रायोगिक कार्य को सोच समझकर एकीकृत करने की आवश्यकता है। आप जानते हैं कि प्रशिक्षण कार्यक्रम का समग्र उद्देश्य प्रतिबद्ध विमर्शक तथा प्रभावी अध्यापकों को तैयार करना है। तो इसको ध्यान रखिए, प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो प्रतिबद्ध विमर्शक तथा प्रभावी अध्यापकों को तैयार करना इसका उद्देश्य है। सिद्धांत क्या है? तो सैद्धांतिक रूप से पाठचर्या संपादन में बल अन्वयन, क्रियात्मक, सहभागी तथा क्रिया उन्मुख उपागम दिए गए हैं। प्रशिक्षण की अवधि में विषय आधारित ज्ञान को उचित महत्व दिया गया है। शिक्षण शास्त्र विश्लेषण क्या है? तो शिक्षण शास्त्र का संबंध इस बात से है कि आपको कैसे पढ़ाना चाहिए या आप कैसे पढ़ाते हैं। विद्यालयी विषयों का शिक्षण शास्त्रीय विश्लेषण शिक्षण अभ्यास का अनिवार्य घटक है। शिक्षण शास्त्रीय विश्लेषण एक अध्यापक की उद्देश्यों, कक्षा प्रबंधन तथा मूल्यांकन व्यूह रचनाओं को समझाने में सहायता करता है। ऐसी अपेक्षा की जाती है कि कक्षा अध्यापन के लिए विषय वस्तु का ठीक ज्ञान, शिक्षण शास्त्रीय विश्लेषण और आधिकारिक पाठ्यक्रमों के आधार पर प्राप्त पूरी जानकारी का सही प्रयोग किया जाएगा। प्रायोगिक क्रियाकलाप की बात करें तो इस प्रकार प्रायोगिक क्रियाकलाप सैद्धांतिक निवेश के प्रत्येक पक्ष पर आयोजित किए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रायोगिक क्रियाकलाप जो विभिन्न विद्यालय अनुभवों, कार्य शिक्षा, विद्यालय समुदाय, अन्योन्य क्रिया, क्रियात्मक सोच संबंधी परियोजनाओं तथा अन्य शैक्षणिक क्रियाकलाप जो विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास की ओर निर्देशित हैं, भावी अध्यापकों द्वारा संपादित किए जाएंगे। अध्यापक शिक्षकों की भूमिका क्या है? तो इस स्तर पर पाठचर्या संपादन में अध्यापक शिक्षकों की भूमिका चुनौतीपूर्ण बन जाती है, क्योंकि उन्हें पाठ्यक्रम संपादित करने में शुरू से अंत तक योजनाएं बनाने, विश्लेषण करने, मॉनिटर करने तथा मूल्यांकन करने की आवश्यकता रहती है। इससे अध्यापक शिक्षकों को और अधिक जोर से अपने कार्य में लगे रहने की आवश्यकता होती है। मूल्यांकन की बात करें तो मूल्यांकन का प्रयोजन है यह मालूम करना कि अपेक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है अथवा नहीं। उद्देश्यों की प्राप्ति की दृष्टि से मूल्यांकन किसी भी कार्यक्रम की प्रभाविता के निर्धारण में सहायक होता है। मूल्यांकन पद्धति में सिद्धांत, अध्यापन, अभ्यास तथा प्रायोगिक कार्यों के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम के अपेक्षित निष्पत्तियों का ध्यान रखना चाहिए। मूल्यांकन के उपकरण क्या है? तो मूल्यांकन आंतरिक, बाह्य या दोनों का एक वेगपूर्ण संयोजन हो सकता है। अंकों के बजाय ग्रेड प्रदान करना सांविधिक रूप से एक ठोस कदम है, क्योंकि इससे अंकों के आधार पर विद्यार्थियों के वर्गीकरण को प्राथमिकता नहीं मिलती। इसके द्वारा अध्येताओं में अवस्थित प्रतिस्पर्धा को दूर किया जा सकता है। इससे सामाजिक दबाव भी कम हो जाता है, जिससे दबाव रहित वातावरण जो है उस वातावरण में अधिगम जो है वो बच्चों को मिलता है। अवस्था 2 प्रारंभिक स्तर के लिए अध्यापक शिक्षा यानी कि कक्षा 1 से कक्षा 8 तक। तर्काधार इसका क्या है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम का विकास 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अंडा शिक्षा प्रदान करने की संवैधानिक प्रतिबद्धता से हुआ है। अध्यापन और अधिगम प्रक्रियाओं में परिवर्तन तथा अध्यापन अधिगम व्यूह रचनाओं में क्रमिक परिवर्तन अध्येताओं के परिपक्वता से मेल खाते हुए एक अवस्था से दूसरी अवस्था में होना चाहिए। पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु की बात करें तो विकासशील भारतीय समाज में इस अवस्था पर भारत में प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के अंतर्गत स्थिति, समस्या तथा मुद्दे प्रस्तावित किए जाते हैं, जो अध्यापकों में ये परखने की योग्यता का विकास करेंगी कि क्या ये अपेक्षाएं पूरी हो सकती हैं। अध्यापन तथा अधिगम का मनोविज्ञान नामक पाठ्यक्रम के आधार पर इस योग हो जाएंगी कि आप बच्चों में अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए उपयुक्त अध्यापन का नीतियों का निर्माण कर सकेंगे। स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा पर पाठ्यक्रम आप में इस योग्यता का विकास करेगा, जिससे आप अच्छे शारीरिक विकास के लिए ठोस व्यायाम, कसरत की योजना बना सकेंगे। इसके आधार पर आप विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की भी सहायता कर सकेंगे। निर्देशन और परामर्श पर पाठ्यक्रम आपको इस योग्य बना सकेगा कि उन बच्चों की सहायता कर सकेंगे जो किसी न किसी प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हो रहे हैं। क्रियात्मक शोध की बात करें तो इससे अध्यापकों में समस्या समाधान की क्षमता का विकास होगा।
किसी विद्यालय में किया गया इंटर्नशिप आपको विभिन्न प्रकार के ऐसे अनुभव प्रदान करेगा जो किसी विद्यालय में काम करने के लिए अनिवार्य है। विद्यालय समुदाय अंतःक्रिया न केवल दोनों के अन्योन्य क्रियात्मक सहारे को प्रोत्साहित करेगी, अपितु इसके द्वारा बच्चों के लिए एक उपयुक्त शिक्षा शास्त्र का विकास भी कर पाएंगे। पाठचर्या संपादन। तो पाठचर्या संपादन का मेल विद्यार्थियों की आवश्यकताओं और स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों के साथ हो, ऐसा जो पाठचर्या है वो रखी जाए। शिक्षण शास्त्र की बात करें तो शिक्षण शास्त्र अध्यापन और अधिगम की प्रक्रिया के दौरान वर्तमान अध्यापन तकनीकी तथा कार्यनीतियाँ स्वतंत्र अध्ययन, स्वखोज एवं स्व अध्ययन को प्रोत्साहित नहीं करती है। इन उपागमों में भावी अध्यापकों की भागीदारी कम से कम होती है और अधिकांशतः अध्यापक एक तरफा संप्रेषण होता है। यहाँ तक कि सहकारी अधिगम उपागम को भी व्याख्यान विधि से ही पढ़ाया जाता है। उपर्युक्त व्यूह रचनाएं तथा तकनीकी भावी अध्यापक की उनके अपने विद्यार्थियों पर अभ्यास करने की सहायता करती हैं, क्योंकि वे इनके प्रयोग का प्रत्यक्ष निदर्शन कर पाते हैं। अध्यापन अभ्यास की बात करें तो शिक्षण शास्त्र विश्लेषण की पृष्ठभूमि में और अध्यापक शिक्षण द्वारा दिए गए प्रतिरूप तथा निर्देशन पाठ के साथ कक्षा का निष्पादन निश्चित रूप से सुधरेगा यदि इसका पर्यवेक्षण विषय विशेषज्ञ द्वारा किया जाएगा। प्रायोगिक कार्य। तो कार्य शिक्षा प्रायोगिक कार्य का एक महत्वपूर्ण घटक है और इसकी अंतःशक्तियों का उपयोग चरित्र के कुछ गुणों का विकास करने के लिए अध्यापक शिक्षा द्वारा करना होगा। अध्यापक शिक्षकों की भूमिका। अध्यापक शिक्षक भावी अध्यापकों के शारीरिक, सामाजिक, सामवेगिक तथा सौंदर्यवर्धक विकास को सुसाध्य बना सकेंगे। भावी अध्यापकों के सृजनात्मक तथा रचनात्मक व्यक्तियों को पोषित करने की आवश्यकता है। मूल्यांकन की बात करें तो इस अवस्था में मूल्यांकन सतत हो, रचनात्मक तथा व्यापक हो ताकि अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में परिवर्तन लाया जा सके। प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा के प्रतिरूप। तो शिक्षा आयोग 1964-66 में उल्लेखित है कि विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नए पाठ्यक्रमों का निर्माण होना चाहिए। ऐसे प्रभावी अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम बनने चाहिए जो नवाचारों और नए विचारों की संस्कृति को प्रोत्साहित करें और जिन्हें आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार में लाया जा सके। प्राथमिक अवस्था के लिए अध्यापक शिक्षा में पाठ्यक्रम बनाने संबंधी 3 स्पष्ट संभावनाएं हैं। पहली तो ये है कि प्राथमिक विद्यालय अवस्था कक्षा 1 से 5, प्रारंभिक विद्यालय अवस्था कक्षा 1 से 8 और केवल उच्च प्राथमिक अवस्था विद्यालय अवस्था कक्षा 6 से 8। तो इस तरीके से 3 जो अवस्थाएं हैं वो दी गई हैं। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकरण को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा पाठचर्या फ्रेमवर्क 2009-10 प्राथमिक और प्रारंभिक स्तरों के लिए अलग अलग पाठचर्याओं की सिफारिश करेगा, क्योंकि उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या प्राथमिक विद्यालयों की संख्या से काफ़ी कम है। प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा की वर्तमान स्थिति क्या है? तो प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा। ये डिप्लोमा उन विद्यार्थियों के लिए तैयार किया गया है जिन्होंने 12 वर्षीय विद्यालय पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और वे प्रारंभिक विद्यालय में पढ़ाने के इच्छुक हैं। इस पाठ्यक्रम की शैक्षिक अवधि 2 वर्ष है, परंतु इसके अतिरिक्त 6 महीने की अवधि इंटर्नशिप के लिए निर्धारित की गई है। इसकी पाठचर्या में 3 घटक हैं। सिद्धांत। प्रथम वर्ष के सैद्धांतिक पाठचर्या में 9 पाठ्यक्रम है तथा द्वितीय वर्ष के लिए 8 पाठ्यक्रमों का प्रावधान है। इसके लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए संबद्ध प्रायोगिक कार्य भी सम्मिलित हैं। प्रैक्टिकम इसके ऐसे क्रियाकलाप जैसे सूक्ष्म अध्यापन, अध्यापन अभ्यास, सामाजिक सेवा, संगीत, कला शिक्षा, शारीरिक शिक्षा सम्मिलित है। इंटर्नशिप की बात करें तो इसमें 6 महीने के लिए किसी नियमित विद्यालय के साथ संबद्ध होना होगा और नियमित रूप से कक्षा अध्यापन करना होगा। इससे विभिन्न अध्यापन कौशलों का विकास जो है वो होगा। प्रारंभिक अध्यापन शिक्षा में सुधार लाना। राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 के आधार पर प्राथमिक विद्यालय अध्यापन के लिए सेवापूर्ण प्रशिक्षण की विषय वस्तु प्राथमिक अध्यापन के प्रकार और उसकी भूमिका से निकल कर आनी चाहिए तथा उसमें ऐसे परीक्षार्थी तैयार करने की क्षमता हो जो प्राथमिक विद्यालय की पाठचर्या को प्रभावी रूप से संचालित कर सकें। नए प्रतिरूपों की आवश्यकता। क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा एक मौलिक मानक अधिकार बन चुका है, अतः आरंभिक प्राथमिक शिक्षा का एक विशेष महत्व है। ये संभव है कि प्रारंभिक की पूर्व के बाद बहुत से विद्यार्थी किसी न किसी कारणवश विद्यालय छोड़ जाते हैं, परंतु एक जागरूक तथा उत्पादित नागरिक के रूप में उन्हें राष्ट्रीय विकास में योगदान देना है।
अतः प्रारंभिक शिक्षा का व्यक्ति तथा राष्ट्र विकास में एक निर्णायक महत्व है। नए पहले बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप नवाचारी पाठ्यक्रम। बहुत से शिक्षाविदों का विचार है कि प्रारंभिक अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम एक स्नातक कार्यक्रम के समतुल्य होना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंधन तथा नियंत्रण किसी सांप्रतिक जो विश्वविद्यालय संकाय की स्थिति हो को सौंपा जाना चाहिए। इन संदर्भ में निम्नलिखित प्रयास हो रहे हैं, जैसे कि जमिया मल्लिया इस्लामिया ने कुछ नवाचारी पाठ्यक्रम आरंभ किया, जिनमें एक विशेष पाठ्यक्रम प्रारंभिक शिक्षा में एमएड है। TISSV मुंबई में प्रारंभिक शिक्षा में एमएड कार्यक्रम चला रही है। स्नातकों के लिए प्रारंभिक विद्यालय में अध्यापन के लिए 1 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम। तो ऐसा विचार किया जा रहा है कि 1 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम चलाया जाए जो 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स के समतुल्य हो। इससे प्रारंभिक विद्यालय अध्यापक प्रशिक्षण को उन्नत कर उच्च शिक्षा स्तर तक ले जाने में प्रोत्साहन मिलेगा। दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रारंभिक शिक्षा का स्नातक कार्यक्रम यानी कि BLED एक 4 वर्षीय समेकित सांप्रतिक स्नातक कार्यक्रम। यह कार्यक्रम 12वीं कक्षा के पश्चात चलाया जाता है, जो 4 वर्ष की अवधि का होता है। यह कार्यक्रम ऐसे प्रारंभिक विद्यालय अध्यापकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास है जो सांप्रतिक रूप से योग्य हैं। यह कार्यक्रम विषय के ज्ञान, मानव विकास, शैक्षणिक ज्ञान तथा संप्रेषण कौशलों को समेकित करते हुए अभिकल्पित किया गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे सेतु पाठ्यक्रम क्या है, यानी कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में स्थानांतरण के लिए सेतु पाठ्यक्रम। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऐसा कार्यक्रम चला रही है जिसमें विद्यार्थी जिन्होंने BEd पास कर रखा है और यदि प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापक बनना चाहें तो 6 महीने की अवधि का एक विशेष BTC कार्यक्रम पढ़ना पड़ेगा। अध्यापक एक द्विमासीय व्यवसाय के रूप में। तो हम जानते हैं कि अध्यापकों को समय समय पर निर्णय लेने पड़ते हैं। वह परंपरागत आचरण के विषय में कुछ कठिन प्रश्न पूछता है। वे अधिगम और अध्यापन के बारे में अपनी आस्थाओं और मान्यताओं पर निरंतर मनन करते रहते हैं और इस प्रकार अध्यापक बनने की प्रक्रिया को चेतनात्मक प्रदान करते हैं। विमर्शी प्रक्रिया का अर्थ क्या है? तो विमर्श एक व्यापक शब्द है जिसका उपयोग उन बौद्धिक तथा भावात्मक क्रियाकलाप के लिए किया जाता है जिसमें व्यक्ति अपने अनुभवों की खोज में लगे रहते हैं ताकि उन अनुभवों को एक नए रूप में समझ सकें तथा महसूस कर सकें। विमर्शी अभ्यास क्या है, यानी कि आचरण क्या है? इसका संबंध जो कुछ हमने सीखा है उसमें सुधार लाने की दृष्टि से उस पर कार्यवाही करने से है। इसमें परिवर्तन लाने के लिए विचार और क्रिया को वस्तुगत रूप से जोड़ना होता है। एक विमर्शी व्यवसायी वह व्यक्ति होता है जो अपने व्यवहार, कार्यों तथा विवेचनात्मक ढंग से पुनः निरीक्षण करके इन कार्यों के प्रभावों पर विचार करके और उसे भविष्य में क्या और कैसे करना है इसकी योजना बनाकर अपने अनुभवों से सीखता है। किसी ऐसे व्यवसाय को करता है जिसके करने में गहन चिंतन, मनन की आवश्यकता पड़ती है। हमारे व्यवसाय के संदर्भ में एक अध्यापक जो अपने शिक्षण को सुधारने में जांच पड़ताल आधारित अध्ययन उपागम का उपयोग करता है। विमर्श यानी कि चिंता के विषय में शिक्षाविदों का क्या कहना है? तो एक विमर्श व्यवहार की अवस्था में व्यक्ति अपने आप को आत्मप्रेक्षण तथा स्वमूल्यांकन के चक्कर में लगाए रहते हैं ताकि वे अपने व्यवहारों और अपने ऊपर तथा अपने अध्येताओं के ऊपर इन व्यवहारों की अनुक्रियाओं को समझ सकें। किसी विमर्श चिंतन या व्यवहार में लगे रहने की अवस्था में व्यक्तियों से अपेक्षा है कि वे अपने आप को बाह्य प्रेषक के रूप में समझें ताकि अपने व्यवहार के मूल में उपस्थित मान्यताओं, धारणाओं तथा भावनाओं को पहचान सकें और तब अंदाज़ा लगा सकें कि किस भांति ये धारणाएं तथा भावनाएं व्यवहार को प्रभावित करती हैं। विमर्शी प्रक्रिया की उत्पत्ति। तो विमर्शी क्रिया की किसी भी घटना में व्यक्ति अपने आप को एक निश्चित वर्तमान स्थिति में पाता है जहाँ से उसे उस निष्कर्ष या निर्णय पर आना होता है जो दिया ही नहीं गया है। इस प्रकार किसी निश्चित स्थिति के आधार पर किसी ऐसे विचार पर पहुंचना जो दिया ही नहीं गया अनुमान कहलाता है। डीवी ने विमर्श को अध्यापन के लिए एक समग्र उपागम के रूप में तथा अध्यापकों के लिए कक्षा में आने वाली समस्याओं को हल करने के एक तरीके के रूप में समझा है। डीवी ने विमर्शी प्रक्रिया के 3 मुख्य घटकों का समर्थन किया है। कौन कौन से? तो खुली मानसिकता, उत्तरदायित्व
और एक निष्ठता। खुली मानसिकता क्या है? इसका संबंध अध्यापक की उस योग्यता से है जिससे वह अपने अध्यापन के प्रत्येक पक्ष को विवेचित ढंग से देखता है, पूर्ण सूचना प्राप्त करता है तथा नए विचारों को स्वीकार करने तथा सम्मिलित करने का तत्पर रहता है। उत्तरदायित्व का अर्थ है उन प्रभावों को समझना जो किसी के अध्यापन के फलस्वरूप बच्चे पर पड़ते हैं, और ये समझना कि किसी पाठ को पढ़ाने से अपेक्षित अधिगम निष्पत्तियों के अतिरिक्त और क्या क्या प्राप्त किया जा सकता है। एक निष्ठा क्या है? तो एक निष्ठा से अभिप्राय है किसी कार्य को करने में उत्साह का प्रदर्शन करना। अच्छे अध्यापन के लिए जिज्ञासा तथा उत्साह अनिवार्य विशेषताएं होती हैं। यदि हम अपने काम को पूरे प्रयास व जोश के साथ नहीं करते हैं तो उसके परिणाम वैसे नहीं आएंगे जैसी हमारी क्षमता, और हम अपनी क्षमता अनुसार सर्वोत्तम नहीं कर पाएंगे। विमर्श यानी चिंतन, भावनाओं के साथ अनुभूति। बाउट क्योहोग वॉकर के अनुसार विमर्श एक ऐसी क्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने अनुभवों को पुनः प्राप्त करते हैं, उनके विषय में सोचते हैं, मनन करते हैं तथा मूल्यांकन करते हैं। अनुभव की ओर प्रत्यागमन यानी कि वापसी, मुख्य घटनाओं को याद करना, उनका विवरण प्रस्तुत करना, भावनाओं के साथ जोड़ना, सहायक भावनाओं को प्रयोग करना तथा बाधक भावनाओं को दूर करना। अनुभव का मूल्यांकन तो अपने अभिप्रेत उद्देश्य और वातावरण ज्ञान के प्रकाश से अपने अनुभव की पुनः जांच करना और नए ज्ञान को अपने संप्रत्यात्मक फ्रेमवर्क के साथ समेकित करना। विमर्शी यानी चिंतनात्मक प्रक्रिया की आधुनिक अवधारणा क्या है? तो डोनाल्ड सोयन ने क्रिया में ज्ञान नामक मुहावरे का प्रयोग किया जिसका संबंध उस ज्ञान से है जो उस समय प्रकट होता है जब हम किसी कार्य को करने में लगे हैं अथवा किसी समस्या को हल करना चाहते हैं। डोनाल्ड सोयन ने सुझाव दिया कि किसी कार्य पर चिंतन मनन करने की क्षमता जिसके कारण निरंतर अधिगम प्रक्रिया में लगे रहते हैं व्यावसायिक प्रक्रिया की निश्चित विशेषता है। सोयन के अनुसार विमर्शी प्रक्रिया में 3 मुख्य पक्ष सम्मिलित हैं: कार्य करते समय विमर्श करना, कार्य के बारे में विमर्श करना और कार्य के लिए विमर्श करना। इन तीनों प्रकार के विमर्शों पर टिप्पणी जो है वो दी जा रही है। कार्य करते समय विमर्श करना क्या है? इसका अर्थ है वह विमर्श जो कार्य के घटित होते हुए होता है, अर्थात जब हम किसी कार्य को कर रहे होते हैं उस समय उस कार्य के विषय में चिंतन की योग्यता को कार्य करते समय विमर्श कहते हैं। जैसा कि आप लोगों को इसके सेंटेंस से ही पता चल रहा है कि कार्य करते समय जो चिंतन उत्पन्न होता है उसी को कार्य करते समय विमर्श कहा जाता है। यह इसे मुख्य कौशल मानता है। कार्य के बारे में विमर्श करना यानी कि जो कार्य हम कर रहे हैं उसके बारे में चिंतन करना, और कार्य के लिए विमर्श करना ये उस समय होता है जब चिंतन के आधार पर प्राप्त ज्ञान भविष्य में की जाने वाली क्रिया को प्रभावित करता हो। इस संदर्भ में सुझाव है कि आप अपने अध्यापन के विषय में प्रायोगिक हों। विमर्शी अध्यापन के लिए टसाइनखनेर तथा लिस्टन का प्रतिरूप। टसाइनखनेर तथा लिस्टन द्वारा प्रतिपादित विमर्शी अध्यापन के प्रतिरूप के अनुसार एक विमर्शी व्यवसाय के रूप में अध्यापन के 5 मुख्य लक्षण होते हैं। पहला क्या है? तो कक्षा पद्धति से संबंधित दुविधाओं की जांच परख करता है, उन्हें रूपांतरित करता है तथा हल करने का प्रयास करता है। दूसरा है अध्यापन में उसके द्वारा उठाए गए प्रश्न, पूर्व धारणाओं तथा उत्पादित मूल्यों के प्रति वह अवगत हो। तीसरा है उस संस्थागत तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रति जिससे वह पढ़ाता है शिष्ट या भद्र है। चौथा है पाठचर्या विकास में तथा विद्यालय में परिवर्तन लाने के प्रयासों में भाग लेता है। और पांचवा है अपने सांप्रतिक विकास का दायित्व स्वीकार करता है। टसाइनखनेर तथा लिस्टन विमर्शी अध्यापन परंपराओं के मुख्य लक्षणों पर बल दिया तथा उनकी जांच की। विमर्शी पद्धति की एक ऐसी 5 परंपराओं की पहचान की जिन्होंने अध्यापक शिक्षा में सुधार प्रयासों को निर्देशित किया है। ये 5 हैं: शैक्षिक, सामाजिक, कुशलता, विकासवादी, सामाजिक, पुनर्रचनावादी तथा सामान्य ज्ञान व्यापक। विमर्शी अध्यापन में साधना और अध्यापन के संदर्भ में विषय में विवेचनात्मक प्रश्नों का हल का होना या पूछना जाना अनिवार्य होता है, तो इसको ध्यान रखिए आप। और अच्छे विमर्शी अध्यापन से ये अपेक्षा है कि वह इस रूप में लोकतांत्रिक हो कि अध्यापन की सभी बच्चों को एक जैसा उच्च शैक्षिक स्तरों तक पढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हो। इसके अतिरिक्त ऐसा अध्यापन आत्मविवेचित हो। तो ये थी हमारी आज की यूनिट, जिसमें एक जो आप लोगों का पेज है वो और बचा हुआ है।
ये यूनिट काफ़ी बड़ी थी, इसमें कुछ चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने हाईलाइट कर दी हैं, जिनको आपको पढ़ना है। एक टॉपिक और बचा है, चिंतन की विधियाँ। तो एक वृत्तांत यानी कि आख्यान उस उत्तम पुरुष में लिखी किसी अनुभव या घटना की कथा है जिससे व्यक्तिक तथा व्यावसायिक विकास के बीच संबंध स्थापित किया जा सके। तो वृत्तांत क्या है, इसको देख लीजिए। एक विमर्शित दैनिक यानी कि रोजनामचा क्या है, तो ये किसी घटना या अनुभव के प्रति अनुक्रिया है जिसे विभिन्न रूपों में देखा गया है और जिसमें उस अनुभव को अन्य अनुभवों और उस स्थिति के अधिगम के साथ जोड़ा जाता है। इसमें इस बात का भी रिकॉर्ड होना चाहिए कि आपको क्या सीखने की आवश्यकता है और आप अपने पहचाने गए अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की यूनिट, जिसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, जो भी इसके मेन टॉपिक हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के जरूर बताइए। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए। साथ ही आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग अभी पहली बार चैनल से जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाली जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।